हेलो 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 हेलो। सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको भैया, राम राम सबको। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को हम लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। तो आप सबने थंबनेल तो भाई टाइटल तो देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे इंटरनेट और डब्ल्यू चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे नेटवर्क क्या होता है और आपके एरिया के बेसिस पे नेटवर्क्स के टाइप्स, कि कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं। एक मिनट गाइस, रुक जाओ, आ गया मैं। मेरे बैग में देखिए ये है, और मेरे बैग में बहुत चलिए भाई, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। तो आवाज़ वगैरह क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, आ रही है आवाज़। चलिए ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। तो मुझे ये बता दीजिए कि इंटरनेट होता क्या है, कौन कौन जानता है इंटरनेट के बारे में। और इंटरनेट से पहले ये बता दीजिए कि आप नेटवर्क के बारे में जानते हैं। एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं। फटाफट स्टार्ट करते क्लास को, है ना। तो मुझे ये बता दीजिए कि इंटरनेट होता क्या है, कौन कौन जानता है इंटरनेट के बारे में। चलिए भाई, तो सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर। एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं। कितने लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, तो पता चल जाए मुझे कौन कौन है भाई यहाँ पे क्लास में। जल्दी से अपना अपना अटेंडेंस लगा दो थम्स अप करके। दो बार आ रही है आवाज़, मानवी का कहना है। कोई बात नहीं, दो बार आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे हम खुद चेक कर रहे थे कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। तो फ़ोन की आवाज़ दोबारा पहुँच गई होगी आप सबको, है ना। ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। तो भाई यहाँ पे अब मैंने आपसे पूछा था कि नेटवर्क क्या होता है, आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। संजना को क्लियर है, क्लियर सब सभी यहाँ पे। चलो ठीक भाई, पुष्पांजलि, संजना, सलोनी, मानवी, इतने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्लास में। चलिए ठीक है, तो जितने लोग भी प्रेजेंट हैं क्लास में, मन लगा के अच्छे से पढ़िए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, इससे पहले आप सब ने सुन रखा होगा, वही मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल्स दिए हैं कि नेटवर्क मतलब होता है, सिंपल सा अगर बोला जाए आम बोलचाल की भाषा में, तो कनेक्शन, है ना। लोगों के बीच में जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस व्यक्ति का इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, कई सारे लोगों का उनका कनेक्शन है भाई, कि वो आपस में मिलकर सारे काम कर सकते हैं। तो वैसे हमारे कंप्यूटर्स के फील्ड में, अगर हम देखा जाए टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी, तो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, और जब उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में, तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी डिफिनेशन देख लीजिए भाई। कंप्यूटर नेटवर्क एक समूह है जिसमें आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और डिवाइस होते हैं जो डेटा और संसाधनों को आपस में साझा करते हैं। ये तो हिंदी हो गया भाई, इंग्लिश वालों को तो समझ में नहीं आया होगा। सिंपल से बोला जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं और डिवाइसेस होते हैं जो कि आपस में डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग।
अब नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जब डेटा शेयर करना हो, कोई भी रिसोर्स शेयर करना हो, कोई भी फाइल शेयर करना हो, अभी आप सोचो यहाँ से हम आप तक डेटा भेज रहे हैं, क्यों भेज पा रहे हैं? एक नेटवर्क की वजह से भेज पा रहे हैं, है ना। आप सब उस डेटा को गेन कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? एक नेटवर्क की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नेटवर्क की वजह से आपके डिवाइस और हमारे डिवाइस के बीच में एक कनेक्शन हो पा रहा, भले वो वायरलेस तरीके से हो पा रहा है ना। तो यही कारण है कि आप तक वो डेटा पहुंच रहा है। तो इसी प्रकार से आप दुनिया में कहीं से भी कोई डेटा शेयर कर सकते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? तो अब जब नेटवर्क आपने जान लिया है और चैप्टर का नाम है इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या होता है भाई? इंटरनेट होता है आपका बहुत बड़े नेटवर्क का एक समूह को ही हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? एक बहुत बड़े नेटवर्क का समूह को हम इंटरनेट बोला जाता है। इसलिए इसकी बेसिक सी डिफिनेशन है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसको बोला जाता है कई सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है ना, या फिर बिगेस्ट नेटवर्क कहा जाता है। तो आगे हम इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पहले कंप्लीट करेंगे नेटवर्क के बारे में। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई इतना सबको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स जान लेते हैं इस नेटवर्क के। तो पहला पॉइंट हमारा अभी की फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं अभी? सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुझे, प्रोटोकॉल क्या होता है? किसी को पता है? प्रोटोकॉल सिंपल सा अगर वर्ड में बोला जाए, जैसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या फिर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो उनसे आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है, फिर जा करके आप मिल पाते हैं, है ना। तो वैसे हमारे जब कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या फिर हम जब डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है, जिसके वजह से हमारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है। क्लियर है ना? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या हैं भाई? कंप्यूटर्स आर यूज़ कॉमन रूल्स प्रोटोकॉल्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, कुछ कॉमन रूल्स का यूज़ करते हैं, उन्हीं रूल्स को बोला जाता है प्रोटोकॉल। और वो यूज़ करके इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब सेंड और रिसीव करते हैं। इन हिंदी, कंप्यूटर एक जैसे नियम प्रोटोकॉल जिसको कहा गया है का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने का मतलब यही होता है सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये था कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। अगला की फीचर से भी इंटरकनेक्टेड डिवाइस। इंटरकनेक्टेड डिवाइस क्या होते हैं? नेटवर्क में कंप्यूटर, प्रिंटर जैसे डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं। तो जो डिवाइसेस को हम जोड़ करके एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को बोला जाता है इंटरकनेक्टेड डिवाइस। ओके, फिर आगे बात कर लेते हैं डेटा एक्सचेंज। डेटा एक्सचेंज क्या होता है भाई? जो आप जब एक नेटवर्क पे होते हैं तो उस समय पे आप डेटा को कुछ डेटा शेयर कर रहे होते हैं, मतलब सेंड कर रहे होते हैं, कुछ डेटा को आप रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है डेटा एक्सचेंज करना। तो नेटवर्क के माध्यम से डिवाइस एक दूसरे से डेटा साझा कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है डेटा एक्सचेंज। नेटवर्क इनेबल डेटा शेयरिंग बिटवीन डिवाइसेस, बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। ये कई सारे पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भाई थे आपकी कुछ की फीचर्स एक नेटवर्क के बारे में। यहाँ तक ऑल क्लियर? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? तो इसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहला है आपका मैसेज। मैसेज मतलब संदेश, जो आप भेजने वाले हैं किसी व्यक्ति तक या किसी दूसरे डिवाइस तक, इसी को बोला जाता है मैसेज। द इन्फॉर्मेशन टू बी सेंट, ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसा संदेश जो कि भेजा जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा इसका कंपोनेंट होता है सेंडर। इन हिंदी इसको बोला जाता है प्रेषक, है ना। तो द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, एक ऐसा डिवाइस जो मैसेज को भेजेगा, उसी को बोलते हैं सेंडर। और रिसीवर कौन होता है भाई? प्राप्तकर्ता, जो डेटा को रिसीव करेगा या मैसेज को रिसीव करेगा, उस डिवाइस को बोलते हैं रिसीवर। ओके, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ कंपोनेंट का, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है भाई? एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते के थ्रू हम अपने मैसेज को दूसरे डिवाइस तक भेजेंगे, उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। संप्रेषण माध्यम इन हिंदी बोला जाता है भाई। तो द पाथ यूज टू सेंड द मैसेज लाइक केबल और एयर। हम देखो मैसेज को भाई कंप्यूटर्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में 2 तरीके से भेज सकते हैं। या तो हम किसी केबल के ज़रिए भेज दें, या फिर हम बाई एयर भेजें, एयर के थ्रू जाएगा तो वेव्स के फॉर्म में जाएगा, है ना, या तो तार के थ्रू या बिना तार का थ्रू। तो आगे चल के आप जब ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरह से होते हैं।
कौन कौन से होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। देखता हूँ भाई सबसे पहले कौन आंसर देता है कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने तरह के होते हैं और उनका कौन कौन सा नाम होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो भैया लाइक वाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने बाकी मित्रों के साथ, उनको भी पता चलना चाहिए कि आईटी टूल का जो है भंडारा स्टार्ट हो चुका है। अगर देर से आएंगे तो उनको भी या तो हो सकता है सब्जी ही ना मिले या फिर हो सकता है कचौड़ी ही ना मिले, है ना। सब्जी और कचौड़ी का मतलब ये है कि जो हमारा लाइव क्लास में एक कन्वर्सेशन हो पाता है ये उनको नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज़ें हैं। चलिए इसके बाद पाँचवें कंपोनेंट की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, तो होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। क्लियर है। तो देख सकते हैं द सेट ऑफ रूल्स यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो कुछ ऐसे रूल्स जो कम्युनिकेशन के दौरान पे यूज़ किए जाते हैं उसी को बोला जाता है प्रोटोकॉल। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे यहाँ से मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन है भेज रहा हूँ भाई, है ना, मैसेज भेज रहा हूँ मतलब कि आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है आप तक। मान लीजिए कि मुझे कहना है कि चलिए ठीक है भाई, आप लोग के एग्ज़ाम के बाद जो है एक हम लोग पार्टी कर लेंगे, और पार्टी कर लेंगे ये एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, संदेश है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आप तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास होना चाहिए एक डिवाइस, और आपके पास मैसेज वो पहुंचे आप तक पता चले तो आपके पास भी होना चाहिए एक डिवाइस। तो जिस डिवाइस का यूज़ करके मैं मैसेज भेजूँगा या हम मैसेज भेजेंगे वो सेंडर कहलाएगी, और जिस डिवाइस का यूज़ करके आप मैसेज को रिसीव करेंगे वो रिसीवर कहलाएगी। क्लियर है। और फिर हमारे और आपके जो डिवाइस हैं इनके बीच में कनेक्शन भी होना चाहिए, यहाँ से वहाँ तक डेटा जाए तो जाए, कैसे जाए, उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। या तो भाई केबल्स के थ्रू हम भेजें या फिर एयर के थ्रू भेजें। केबल्स के थ्रू भेजेंगे तो इसका मतलब ये है हेलो 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 केबल के थ्रू हम भेज सकते हैं या फिर बाई एयर भेज सकते हैं, वायर्ड या वायरलेस तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है। तो आशीष का भी सबसे पहले आंसर आया है कि 2 टाइप्स के होते हैं सर ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप के होते हैं। चलिए ठीक है भाई। हाँ, अब कमेंट बॉक्स में आप लोग मस्ती कर लो, है ना। कमेंट बॉक्स के अलावा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, है ना। ठीक, तो हम बता रहे थे यहाँ पे भाई आप डेटा भेज सकते हैं। उसके बाद जब हमारे और आपके डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो वो यूज़ करके ही कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो यही आपके पूरे कंपोनेंट्स होते हैं भाई एक कंप्यूटर नेटवर्क के, जिसकी वजह से हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना। जैसे कि अभी तक मैंने आपसे बोल रहा था भाई कि नेटवर्क बनाएंगे तो हम ये सारी चीज़ कर पाएंगे, तो वही अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट आपका आ चुका है। तो नेटवर्क बनाना ज़रूरी इसलिए इसके फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? मेक कम्युनिकेशन ईजी, संचार को आसान बनाना। ये क्या करता है? हमारे कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। कम्युनिकेशन इन हिंदी संचार बोला जाता है ना, दूर संचार आपने सुना होगा। तो कम्युनिकेशन को ये आसान बनाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है एक नेटवर्क की वजह से। कॉस्ट सेविंग, पैसे की बचत, खर्च में कमी ला सकते हैं हम। टाइम सेविंग, अपने समय की बचत की जा सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, मैं अगर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहा हूं तो अभी यहाँ से मैं कुछ भी बोल रहा हूं आप तक वो चीज़ पहुंच पा रही है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास ये नेटवर्क ना होता तो क्या मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं चल के जाना पड़ता। चल के जाता तो भाई एक किराया लगता, किराए के अलावा समय भी जाता, तो हमारा खर्च भी लग रहा है और समय भी वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच रही होती हैं। और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की अगर बात किया जाए तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप उसको शेयर करके यूज़ कर पाते हैं। और कम्युनिकेशन हो पा रहा मतलब कि भाई आप डेटा को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। संजय जी गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं भाई, आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, देर आए बर दुरुस्त आए, है ना, एक हिंदी में कहावत है। चलो ठीक है, तो धीरे धीरे हिंदी मैं सीख रहा हूँ भाई, इसीलिए मुझे देखो हिंदी आने लगी है। आप लोग भी सीखो कंप्यूटर, कुछ तो सीखो मेरे से। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन मीडिया, जिसकी हमने अभी बात की थी आप सबसे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब एक तरह से एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रैवल करने वाला होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया।
ठीक है। तो आइए भाई इसकी डिफिनीसन जान लेते हैं, क्या होता है डिफिनीसन ट्रांसमिशन मीडिया का, है ना। हिंदी में पहले पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा नेटवर्क में डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है। देखो जो वर्ड्स मैंने बोले थे वही वर्ड्स यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं, है ना। जय श्री कृष्णा, हेलो सर, हाय, हेलो, हाय, हाय, सबको हाय हेलो सब कुछ है। हाँ पहले पढ़ लो, ठीक है। हाय हेलो तो हम करते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा सा टाइम का ध्यान दिया करिए भाई, लगभग क्लास आपकी 11:15 तक स्टार्ट हो जाती है, 11:15 से 20 के बीच में। तो इस टाइम पे आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहा करें, आकर के क्लास ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। चलिए ठीक है, सबको हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अब परेशान मत होइए, गुड मॉर्निंग के पीछे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। तो ये तो आपको पता चल गया भाई ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका गाइडेड मीडिया जिसको हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनगाइडेड मीडिया जिसको हम बोलते हैं वायरलेस। किधर गया, ये रहा। तो अनगाइडेड मीडिया का दूसरा नाम होता है वायरलेस और गाइडेड मीडिया का दूसरा नाम होता है वायर्ड। ओके सर, गुड, बस मन लगा के पढ़ लो, फिर लास्ट में हम फिर से करेंगे हाय हेलो गुड नाइट, ठीक है ना, अभी नहीं। चलिए, तो गाइडेड मीडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, एक सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो एक ऐसी मीडिया, एक ऐसा मीडियम जिसमें हम जब डेटा को भेजते हैं तो यहाँ पे फिजिकल केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन देख सकते हैं, यह माध्यम भौतिक केबलों का उपयोग करता है। भौतिक होता है आपका फिजिकल, तो फिजिकल केबल्स का यूज़ करके अगर हम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका गाइडेड मीडिया। अब इसमें 3 तरह के केबल्स होती हैं। एक होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, छुटिया वाली केबल, जैसे आपकी छुटिया होती है बनाते हैं ना, तो हाँ इधर से उधर मुड़े का बनाया जाता है। तो वैसे आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है जहाँ पे क्या होता है, 2 कॉपर वायर्स आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। 2 कॉपर वायर, वो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं भाई। कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। 2 कॉपर वायर से मिलकर के ये बना होता है और दोनों कॉपर वायर्स आपस में ट्विस्टेड होती हैं, मतलब कि लिपटी हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। इन हिंदी, यह 2 तांबे के तारों से बनी होती है जिन्हें आपस में मोड़ा जाता है। यूज़ है भाई, यूज इन टेलीफोन लाइन्स एंड लैंड नेट, या तो इसका हम यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइन्स के लिए या फिर लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन लाइन और केबल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो भाई DSL इंटरनेट हो गया आपका, DSL इंटरनेट कनेक्शन, जो कि पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL का फुल फॉर्म होता है, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी। या फिर ट्रेडिशनल टेलीफोन है, या तो इसका आप इस्तेमाल टेलीफोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था भाई आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल आपकी आइसक्रीम टाइप की केबल दिखाई पड़ती है ना, तब देख सुन करके तो आपको आइसक्रीम खाने का मन भी कर गया होगा। किनका किनका आइसक्रीम खाने का मन कर गया, जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, है ना। आप सबके घर तक आइसक्रीम पहुंचा दी जाएगी, घबराओ नहीं। देखो ये कोएक्सियल केबल का आपने रियल व्यू देखा होगा अपने घरों में, जो आपके घर में जो केबल टीवी होती है ना, जो कि आपके टीवी से कनेक्टेड वाली जो केबल्स होते हैं ना, केबल टीवी जिसको बोला जाता है, तो वो आपकी एक कोएक्सियल केबल ही होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, सेंट्रल कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेशन एंड मेटेलिक शील्ड। यहाँ पे एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है जो कवर की जाती है कि इंसुलेशन और मेटेलिक शील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सामान्यतः इसका यूज़ किया जाता है केबल टीवी में एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट में, या तो इसका ब्रॉडबैंड इंटरनेट में या फिर केबल टीवी में यूज़ किया जाता है। हिंदी में अगर देख लें भाई यहाँ पे हम इसी चीज़ को, तो इसमें बीच में एक तांबे का तार होता है जिसके चारों तरफ इंसुलेशन और धातु की परत होती है। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए प्रयोग में आता है ये भाई। ये था आपका कोएक्सियल केबल। एग्जांपल्स, केबल टीवी नेटवर्क या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया है इसको हमने। तीसरा टाइप का आपका जो केबल्स होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये वही केबल है जिसका यूज़ किया जाता है आपके घरों तक वाईफाई की सुविधा पहुंचाने के लिए, है ना। जब कभी भी आपको एकदम हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र करना हो या फुली सिक्योर तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो उस समय पे इस फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्लास मटेरियल से बना होता है, महंगा भी होता है लेकिन सिक्योर भी होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, मेड अप ऑफ थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स दैट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट सिग्नल। ये लाइट सिग्नल का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है।
इसके अंदर आपका साइंस का एक प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है। अब साइंस में हम पहुंच जाते हैं थोड़ा सा। TIR नाम सुना है कभी आप लोगों ने? साइंस में एक प्रिंसिपल होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसी प्रिंसिपल पे ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है आप जा करके साइंस में पढ़ लीजिएगा, नहीं पता है तो फिर कभी फुर्सत में हम सब एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे तो उस दिन पढ़ेंगे TIR क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है ऑफर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, हिंदी में बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग रीड कर सकते हैं भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया। उच्च गति और लंबी दूरी की संचार सुविधा देती है। यह पतली कांच या प्लास्टिक की रेशों से बनी होती है जो प्रकाश संकेतों द्वारा डेटा ट्रांसमिट करती है। यही होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं भाई तो आपका आता है अनगाइडेड मीडिया। अगला पॉइंट आपका है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो भाई एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू जब हम डाटा भेजते हैं तो वहाँ पे कोई भी फिजिकल केबल्स का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब वायरलेस तरीके से हमें डेटा भेजना होता है। तो इसमें डेटा बिना तार के हवा में भेजा जाता है। अब हवा में कैसे भेजा जाता है भाई? तो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ कर सकते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी और आप चाहे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहला है आपका रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन में क्या होता है भाई? रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स को भेजने के लिए रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ केस आप देख सकते हैं, वाईफाई में यूज़ किया जाता है, FM रेडियो में यूज़ किया जाता है, ब्लूटूथ से डिवाइस जब कनेक्ट होते हैं तो वहाँ भी यूज़ किया जाता है। यह रेडियो वेव्स का उपयोग करके डेटा को ट्रांसमिट करता है। वाईफाई, FM रेडियो, ब्लूटूथ आदि में प्रयोग होता है। सर जो नदी के थ्रू केबल जाता है वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही होता है। जो आप लोग सुनते हैं कि समंदर के अंदर से केबल बिछाई जाते हैं डेटा को भेजने के लिए, वहाँ पे भी आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही यूज़ किया जाता है। इस फाइबर ऑप्टिक्स केबल को कोई काट के कटिया नहीं मार सकता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक बार अगर कोई काट दिया बीच से तो ख़राब हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर होता है, ठीक। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्शन इन फ़ोन्स, लिसनिंग टू FM रेडियो इन कार्स। ये जो आप कनेक्शन कर पाते हैं वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। चलिए अगला आपका टाइप है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जहाँ पे माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को भेजने के लिए। यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स टू सेंड डेटा वायरलेसली। हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है डेटा को वायरलेसली भेजने के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, वही से लिखा है सैटेलाइट TV या फिर हाई स्पीड इंटरनेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? अगर क्लियर है सबको तो भाई एक बात हम सब कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ पाएँ जिससे। ऑल क्लियर सबको? फटाफट फटाफट। चलिए हमने तो देख लिया भाई नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में, कि मैसेज होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ट्रांसमिशन मीडिया प्रोटोकॉल। अब फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क अगर बात करते हैं तो भाई नेटवर्क की कार्यप्रणाली क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो कंप्यूटर नेटवर्क परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क टू इंश्योर स्मूथ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। ये कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है ताकि संचार सुचारू और सुरक्षित बना रहे। मतलब कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ये लगातार बराबर अच्छे तरीके से बना रहे, इसके लिए हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कुछ महत्वपूर्ण काम भी करता है। तो कुछ की फंक्शन इसके हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, मुख्य कार्य। पहला है आपका एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मतलब त्रुटि नियंत्रण, कि गलती कम से कम हो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान पे।
जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइस तक पहुंच पाए, है ना। तो ये काम भी करता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंश्योर्स दैट डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली एंड रिड्यूस एरर। एक्यूरेटली आपका डेटा पहुँचे और बिना एरर के पहुँचे, इस चीज़ को ये सुनिश्चित करता है, ठीक है। हिंदी में भी आप रीड कर सकते हैं, सेम चीज़ लिखा हुआ है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सही तरीके से भेजा जाए और त्रुटियां कम हों। अगला पॉइंट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है भाई कि डेटा को मैनेज करता है, डेटा के फ्लो को मैनेज करता है कि कोई भी डेटा लॉस ना हो पाए, इस चीज़ के लिए। तो मैनेज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट डेटा लॉस। डेटा लॉस को बचाने के लिए ये क्या करता है, डेटा की स्पीड को मैनेज करता है। तो डेटा ट्रांसमिशन की गति को नियंत्रित करता है ताकि डेटा का नुकसान ना हो। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल भी काम करता है आपके एक नेटवर्क में। एक्सेस कंट्रोल, भाई एक्सेस को भी कंट्रोल करके रखता है, ऐसा तो नहीं बिना परमिशन का कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटा को कंट्रोल कर रहा है। तो मैनेज परमिशंस ऑफ यूज़र्स एंड डिवाइसेस टू एक्सेस नेटवर्क। नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए यूज़र्स को एक परमिशंस, जो यूज़र की परमिशन होती है और डिवाइसेस को जो परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों को मैनेज करता है। तो आप देख सकते हैं यह नियंत्रित करता है कि कौन कौन उपयोगकर्ता या डिवाइस नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। तो बिना परमिशन का कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति ना पहुंचे, इस चीज़ को ये मैनेज करके रखता है। चलिए अगला आपका है मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है भाई, देखो इन सिंपल से वर्ड्स में बोला जाए तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि जो आपके कई सारे सिग्नल्स होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका ये सिग्नल आ रहा है, एक आपका ये सिग्नल आ रहा है, एक आपका ये सिग्नल आ रहा है और एक आपका ये सिग्नल आ रहा है। तो इन सभी सिग्नल को क्या किया जाता है, पकड़ के कंबाइन कर दिया जाता है, कंबाइन, ठीक है, और प्रोवाइड किया जाता है एक सिंगल आउटपुट। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक साथ कई सिग्नलों को जोड़कर एक सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करना ही आपका मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। अच्छा, इसका एग्जांपल समझिएगा, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं कहीं जाने का टूर पे जाने का प्लान कर रहे हैं ना। इस समय बढ़िया गर्मी का मौसम है, तो आप लोग मनाली, शिमला, जम्मू जैसे शहर जाना चाहोगे, बड़े जहाँ पे बढ़िया से एकदम ओले पड़ रहे हों, है ना, बर्फ़बारी हो रही हो, स्नोफॉल हो रहा है। तो वहाँ पे जाने के लिए आप सब ने क्या किया, एक प्लान बनाया और आप सब ने क्या किया भाई, एक जो है बढ़िया से एसी वाली बस बुक कर लिया है, एयर ट्रैवल वाली कार बुक कर लिया है। अब आप और आपके फ्रेंड एक जगह तो रहते नहीं हैं, है ना, लेकिन जाना आप लोग को एक जगह है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जो भी आपने बस बुक किया होगा बस क्या करेगी, आप लोगों को अलग अलग लोकेशन से उठाएगी, अलग अलग लोकेशन से उठाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके अलग अलग इनपुट्स की बात किया जा रहा है ना। तो अलग अलग इनपुट्स को रिसीव किया गया, फिर क्या करेगी, बस आप सभी को उठाएगी और एक ही बस के अंदर बैठाला जाएगा। मतलब आप सबको क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन करने के बाद आप सबको उसी एक बस के थ्रू लेके जाया जाता है एक किसी लोकेशन पे। तो क्या हो गया कि मल्टीपल इनपुट्स थे, कई सारे लोकेशन से आपको उठाया गया और कंबाइन कर दिया गया और एक ही बस के अंदर से आपको लेके जाया जाता है। तो ऐसे हमारे डेटा भी ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। अब इसका टेक्निकल एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आप अपने घर पे बैठ करके इतने ढेर सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर पा रहे, तो ये कैसे होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल चैनल्स के, अब आपका चाहे ऑडियो के मल्टीपल चैनल होते हैं, वीडियो के मल्टीपल चैनल्स होते हैं, इन सब के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को क्या किया जाता है, कंबाइन करके एक ही केबल के थ्रू भेजा जाता है। और जैसे वो डेटा आपके केबल से आपके टीवी तक पहुंचता है, डिश टीवी तक पहुंचता है, वो वापस से सेपरेट भी हो जाता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग भी हो रहा है, डीमल्टीप्लेक्सिंग भी हो रहा है। एक बार कंबाइन हो रहा है, दोबारा से वो सेपरेट भी हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए यही था आपका भाई मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसके बाद डीमल्टीप्लेक्सिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, अगला है आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो जिस समय पे वो सिग्नल्स आपके केबल टीवी तक पहुंचते हैं, डिश टीवी तक पहुंचते हैं, वहाँ पे जैसे पहुंचते हैं वापस से वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि भाई ये रहा आपका जो कंबाइन होकर आ रहा हुआ सिग्नल्स, अब ये जैसे आपके केबल टीवी तक पहुँचेगा, ये क्या हो जाएगा, वापस से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई देखो आपका आज तक चैनल वालों का अलग फ्रिक्वेंसी, डीडी न्यूज़ का अलग फ्रीक्वेंसी,
स्टार भारत का अलग, आपका स्पोर्ट वाले चैनल्स का अलग, म्यूज़िक वाले चैनल का अलग। तो यहाँ पे आउटपुट आपके मल्टीपल होते हैं और इनपुट क्या होता है, एक सिंगल होता है। अब यहाँ पे सेपरेट कर दिया जाता है इसको, ठीक। तो ये था आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग। एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स के। तो अगला पॉइंट आपका है चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स भी होते हैं आपके नेटवर्क पे। तो नेटवर्क में डेटा रिकवरी के लिए पुनर्प्राप्ति बिंदु निर्धारित करता है। आप देखो, पुनर्प्राप्ति मतलब कि रिकवर करना है ना, कि आपने कोई जो डेटा भेज रखा है, भेज रहे हैं, उसमें अगर कोई फेलियर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है। कैसे कि मान लो कि इंटरनेट आपने बंद कर रखा है और डेटा आपने भेजना स्टार्ट कर दिया। व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड को फ़ोटो शेयर कर रहे थे और आपने ये चीज़ नहीं देखा कि भैया जो फ़ोटो आप भेज रहे थे ये तो इंटरनेट ही बंद कर रखा था, या तो आपके पास जो रेगुलर का डेटा पैक होता है 1.5 GB का, आप रील्स देख देख करके पूरा इंटरनेट ख़त्म कर डाले, मात्र आपके पास 10 MB बचा था और आप फाइल भेज रहे थे टोटल 50 MB का। तो अब बताओ, क्या फ़ाइल कंप्लीट तरीके से जाएगी? नहीं जाएगी। तो जिस समय पे आप भेजेंगे 10 MB तक का फ़ाइल तो चला जाएगा, लेकिन बचा हुआ 40 MB का फ़ाइल नहीं जाएगा, उस समय पे एरर आ जाएगा। तो उस एरर को चेक करने के लिए ही चेक पॉइंट्स बने होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आपके डेटा को रिकवर करता है। तो आप दोबारा से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके या फिर किसी का वाईफाई ले करके वापस उस फाइल को भेज पा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यूज टू सेट रिकवरी पॉइंट्स इन केस ऑफ फेल्योर के केस में रिकवरी पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, डिक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्ट कर देना मतलब कोई भी चीज़ को लॉक कर देना जिसे तीसरा व्यक्ति ना समझ पाए, ना जान पाए, ना देख पाए। और डिक्रिप्ट कर देना मतलब एक तरीके से एक वर्ड में बोला जाए तो अनलॉक कर देना, है ना। अब देखो, आपने अपने व्हाट्सअप की जब किसी के न्यू चैट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन या इनक्रिप्टेड। तो इसका मतलब ये होता है आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे नहीं देखता। हाँ, वो अलग चीज़ है, अगर व्हाट्सअप वाले चाहें, मेटा वाले चाहें तो आपके डेटा बेच दे पैसे के चक्कर में, है ना। ऐसा हम बोल भी नहीं सकते, नहीं तो पता चले मार्क जुकरबर्ग भैया नाराज़ हो जाएं और नाराज़ होने के बाद सीधे अभी हमारे चैनल से ये चैनल को ही गायब करते हैं, फिर हमारे वीडियो को गायब करते हैं, बोले कि हमारे खिलाफ भड़का रहा है लड़का बैठ करके यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा कुछ हम लोग बोल भी नहीं सकते भैया। तो आइए समझते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में। तो कन्वर्ट्स रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए जो रीडेबल डेटा होता है इसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला हाय हेयर इज़ कृष्णा, है ना, आपने ये भेजा हाय, तो जब हाय आपने भेजा तो ये बीच में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कोडेड फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में, 0 0 1 1 के फॉर्म में। लेकिन ये जब मैसेज आपके फ्रेंड के डिवाइस तक पहुंचता है वापस से, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होता है, वापस से हाई में कन्वर्ट हो जाता है। तभी ये चीज़ आपके फ्रेंड को समझ आती है। समझ में आया कि नहीं? देखो, यहाँ पे इस रीडेबल मैसेज को कन्वर्ट किया गया अनरीडेबल फॉर्मेट में। क्यों कन्वर्ट किया? कि भाई अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन वापस से जब ये मैसेज आपके फ्रेंड के डिवाइस तक गया तो ये डिक्रिप्ट हुआ, मतलब फिर से ये अनरीडेबल फॉर्मेट से एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। तो यही होता है आपका इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखो, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो कि आप पूरा परिवार घर से बाहर जा रहे हो मार्केटिंग करने के लिए। तो आप क्या करते हो, जिस समय पे आप घर से बाहर जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो आप घर में ताला मार के जाते हैं। ताला मार के आप इसलिए जाते हैं कि भैया घर के अंदर कोई जा ना पाए या फिर घर के अंदर क्या चीज़ें कोई देख ना पाए। तो यही तो हुआ, जो चीज़ें देखने लायक थी आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। कैसे प्रोटेक्ट कर दिया? ताला बंद करके। तो इनक्रिप्ट किया गया, रीडेबल मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। लेकिन जब वापस से आप शॉपिंग करके आ जाते हैं तो ताला खोल के अंदर जाते हैं, फिर सारी चीज़ें आपके घर के दिखाई पड़ती हैं। तो वही चीज़ है कि जब मैसेज आपके फ्रेंड के डिवाइस तक पहुंचता है तो वापस से डिक्रिप्ट हो जाता है, रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ भैया इससे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं नहीं ढूंढ के ला सकता, अब आप ही लोग बता दो, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो एक बात हम सब कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस समय मैं आप सभी का मैसेज देख रहा हूँ और अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट?
नो डाउट? तो आगे बढ़ें अगर कोई डाउट नहीं है तो। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई सबको क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, जिस समय पे हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, उस समय पे ना चाहते हुए ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि हमारे डेटा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या फिर हमारे डेटा के साथ परिवर्तन हो जाता है ना चाहते हुए। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट कॉजेस। क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट कॉजेस इन कम्युनिकेशन। ना चाहते हुए हमारे संचार में जो बाधाओं का कारण होता है। तो ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इन इंग्लिश वी से इम्पेयरमेंट रेफर्स टू एनी कंडीशन या फिर एनी फैक्टर दैट वीकेंस और डिस्टर्ब द सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जिस समय पे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है उस दौरान पे अगर हमारे सिग्नल्स को ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसे कोई भी फैक्टर हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इम्पेयरमेंट कॉज। पता चला? पता चल गया? यही हुआ है ना? ख़त्म। अजीज मैं भी क्रॉस लगवा दूंगा। चलिए ठीक है भाई। तो देखो अच्छा, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर रिलेट कर लिया जाए तो कितना बढ़िया होगा ना, आप सबको कभी भूलेगा ही नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपके घर में छोटे भाई बंधु हैं, होंगे ज़रूर, नहीं हैं तो मोहल्ले में, पड़ोस में कहीं ना कहीं शादी ब्याह भी चल रही होती है, शाम के टाइम पे पढ़ने का मन करता है और बगल में डीजे बजता है, तो फिर पढ़ने का मन कहाँ करता है? डिस्टर्ब होते हो कि नहीं आप लोग? तो क्या है, ना चाहते हुए आपके और आपकी जो पुस्तक के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है, उसके बीच में ये बाधाएं आ रही हैं ना, शादियाँ, या फिर आपके घर में छोटे भाई बंधु हैं तो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मम्मी आइसक्रीम दिला दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या है आपके इम्पेयरमेंट कॉजेस जो कि आपके कम्युनिकेशन के दौरान पे आ रहे हैं। वही है संचार में बाधा का कारण, शोर शराबा, शोरगुल, अनवांटेड नॉइज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे अब तक। अब आइए जान लेते हैं। इम्पेयरमेंट बाधा वह स्थिति है जिसमें डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान पे सिग्नल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इन हिंदी मैंने समझा दिया है भाई आप लोग को। अब कुछ कॉमन कॉजेज़ जान लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। एटेन्यूएशन, क्षीणन, ये क्या होता है? इसमें भाई देखो ये होता है कि जिस समय पे जो सोर्स होता है, जब उस सोर्स से आप दूर चले जाओ या सोर्स आपसे दूर चला जाए, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि सिग्नल वीक हो जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अगर अपने फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है या फिर आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, तो वाईफाई की एक लिमिटेड रेंज होती है। तो जैसे जैसे आप वाईफाई की रेंज से दूर जाएंगे वैसे वैसे सिग्नल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाती हैं। तो इसी को बोला जाता है एटेन्यूएशन। द सिग्नल्स बिकम वीकर एज इट ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। जैसे वो दूरी तय करता है वैसे वैसे क्या होता है, सिग्नल्स क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को खो देते हैं। तो योर वॉइस बिकम फेंट एज यू मूव अवे वाइल टॉकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी यहाँ पे हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमने यहाँ पे हेडफोन लगा रखा है और उस हेडफोन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कि भाई, क्या मानता हूँ, कुछ भी नहीं, चलो आगे समझो पहले। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हेडफोन निकाल के रख दूँ और बोलते बोलते मैं चला जाऊँ बाहर यहाँ से, रूम से, ठीक है, तो मेरी आवाज़ आप तक कहाँ पहुँच पाएगी? एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद से मेरी आवाज़ आप तक जाएगी नहीं जाएगी। तो इसी फैक्टर को बोलते हैं एटेन्यूएशन, कि ना चाहते हुए भी हमारे कम्युनिकेशन के बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ गई जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन बाधित हुआ। क्लियर है? बाधित हुआ मतलब डिस्टर्ब हुआ, रुकावटें आई, हर्डल्स आए।
चलिए, इसके बाद दूसरा फैक्टर आपका है डिस्टॉर्शन। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे डेटा के शेप्स में परिवर्तन आ जाते हैं, उसमें क्वालिटी में कमी आ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी फ़ोटो को बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी क्या होती है, लॉस हो जाती है। भाई ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। तो इसी को बोला जाता है डिस्टॉर्शन। सिग्नल का आकार या स्वरूप बदल जाता है, जिससे डेटा गड़बड़ हो सकता है। अब जब उसके शेप्स में या फिर उसकी गुणवत्ता में कुछ कमियां आ जाएंगी तो भाई वो कहाँ से रह जाएगा आपका डेटा में तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, चलिए, तो द शेप्स और अ फॉर्म ऑफ सिग्नल्स गेट अल्टर्ड, मतलब कि भाई उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान पे अल्टर्ड हो जाना मतलब गड़बड़ियाँ आ जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वही है पिक्चर्स वाला कि अ पिक्चर में गेट ब्लरी व्हेन कॉपीड मेनी टाइम्स। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा एक ऐसा फैक्टर जिसको बोला जाता है नॉइज़, शोर। क्या होता है शोर, ये क्या है, अनवांटेड साउंड्स जो कि हमारे बैकग्राउंड में आ रहे होते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपको हो सकता है भाई कूलर की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि गर्मी बहुत है इस वजह से तो कूलर लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आपके तक जा रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनावश्यक सिग्नल जो मुख्य सिग्नल को बिगाड़ देते हैं, कि ऐसे अनावश्यक जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो सिग्नल जो हमारे मेन सिग्नल को ट्रांसमिट होने में रुकावटें पैदा करते हैं, इसी को बोलते हैं नॉइज़। तो अनवांटेड सिग्नल्स दैट इंटरफेयर विद द मेन सिग्नल। इससे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपके फ़ोन से मेरी आवाज़ आप तक सुनाई पड़ रही होगी, वहीं पे पीछे बैकग्राउंड में डीजे बजा दिया जाए या फिर कोई आके बैठ के रील्स चला दिया है, और आपके जो मेन सिग्नल्स हैं, आप तक जो मेन सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, हमारे बोले हुए डेटा आप तक जो पहुंच रहे हैं वो बाधित होंगे। किसकी वजह से, बगल में अगर बैठ के कोई फ़ोन चला रहा है हाई वॉल्यूम पे, या फिर जब फ़ोन कॉल्स पे आप बातें करते हैं उसमें बीच बीच में रुक रुक करके आवाज़ें आती हैं, तो ये सब क्या हैं, आपके नॉइस ही तो हैं। स्टैटिक नॉइस ड्यूरिंग आ फ़ोन कॉल और रेडियो, या फिर बीप डाल दिया जाए, ये सारी चीज़ें आपके हैं एम्पेयरमेंट कॉजेस। तो भाई चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। राजनाथ सही है सर जी, गुड। अगर आप लोग को देखो भाई समझ में आती हैं मेरी बातें तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आप तक मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ, पहुँच भी जाएँ अच्छे तरीके से, और आप कभी मत भूलें। इसी वजह से मैं रियल लाइफ एग्जांपल कुछ ज़्यादा ही बताता हूँ आपको, है ना। फिर टेक्निकल एग्जांपल तो सभी जगह आपको मिल जाएगा, आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएंगी, लेकिन हमारा मानना है कि हम आपको रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ाएं, जिसकी वजह से आप एक बार पढ़ें, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही नहीं, बस आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ऑफिस में एक बार देखिएगा, या फिर मैम से पूछ लीजिएगा, राज भैया से पूछ लीजिए। ऑल क्लियर? अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं भाई एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्लियर है सर, आप आगे बढ़िए। और बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बोर नहीं हो रहे हैं तो अगले टॉपिक को भी पढ़ लिया जाए। राजनाथ जी, कोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? समझा नहीं, कोडिंग के लिए मतलब कि आप शायद वेब डिज़ाइनिंग की क्लास की बात कर रहे हैं। अगर आप वेब की क्लास की बात कर रहे हैं तो वेब की क्लास भी चलती हैं भाई। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा चैनल पे, तो वहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का क्लास का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको वेब की क्लासेस चलती हैं। टाइमिंग उसकी 2 बजे की होती है। तो जब भी आपका क्लास का, देखो एक चीज़ तो आप लोग समझ लीजिए, अगर एक बार शेड्यूल लग गया है तो मतलब तो क्लास तो कंफर्म है। तो अगर शेड्यूल लगता है तो क्लास होती हैं और मैसेज भी आप तक सर्कुलेट कर लिया जाता है। हाँ, कभी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो फिर आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है ग्रुप्स में कि भाई चलो ठीक है, आज इस कारण से क्लासेस नहीं होंगी। लेकिन 99% चांसेस ये होते हैं कि अगर एक बार चैनल पर शेड्यूल लगा हुआ है तो क्लास ज़रूर होगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइमिंग का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आप कोडिंग के लिए पूछ रहे हैं, वेब के लिए या पाइथन के लिए, तो उसके लिए भी आपकी क्लासेस जल्दी आपको मिल जाएंगी, पाइथन के लिए भी शायद।
क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके सर देख रहे हैं, फटाफट हो जाएगा। चलिए तो आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। हैकिंग के लिए सर जी, वाह, आप मतलब हैकर बनना चाहते हैं, है ना? तो आपको इसके लिए फिर इथिकल हैकिंग की क्लास लेनी पड़ेगी। इथिकल हैकिंग एक कोर्स होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड कोर्स भी होता है। तो अगर आप एक सर्टिफाइड हैकर बनना चाहते हैं तो आपको भैया इथिकल हैकिंग की कोर्स करने पड़ेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा, है ना? क्या चाहते हो, हैकर बन करके अनुज सर का डेटा चुराना चाहते हो? हाँ चलो ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आपने हैकिंग की बात कर ही ली है, तो आप मुझे ये बता दो हैकर कितने तरह के होते हैं। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। 3 तरह के हैकर्स होते हैं। अब जिनको जिनको नाम पता है कि वो हैकर्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के जो होते हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में कॉमा करके तीनों के नाम लिख दीजिए। सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा आज, तो जब तक लाइव क्लास चलेगा उसका कमेंट सबसे टॉप में दिखाई पड़ने वाला है। चलिए तब तक हम आगे क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। वेट करूँगा भाई आपके मैं आंसर्स का। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। अब ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड जो आपको होता है भाई, डेटा के फ़्लो के बारे में बताता है कि डेटा का फ़्लो कैसा होगा। 1 वे होगा, 2 वे होगा। 2 वे होगा तो क्या एक साथ डेटा आ सकता है, जा सकता है, या फिर एक एक करके आएगा डेटा और जाएगा डेटा, ठीक है ना? तो इसी चीज़ को हम बात कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। देखो अगर 1 वे है या फिर आपका 1 वे भी है और आपका 2 वे भी है, मतलब डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं या एक एक करके होगा? एक एक करके होगा तो कैसे होगा, एक साथ होगा तो क्या कहते हैं इसको? तो ये 3 तरह के आपका ट्रांसमिशन मोड होते हैं। तो इन तीनों तरह के मोड्स के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो डिफिनेशन देख लेते हैं भैया ट्रांसमिशन मोड की, कि जो हमने बताया क्या यही है या फिर कुछ और भी है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आप तो ऊपर ऊपर ही बताते हैं, डिफिनेशन तो रीड करते ही नहीं, है ना? चलिए तो भाई ट्रांसमिशन मोड्स क्या हैं? डिस्क्राइब हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पे सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा किस प्रकार से फ्लो करेगा, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन मोड्स, या फिर ट्रांसमिशन मोड इसी चीज़ को बताता है ना? सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा कैसे प्रवाहित होगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। अब इसके 3 तरह के मोड होते हैं। पहला आपका है सिंप्लेक्स, दूसरा आपका हाफ डुप्लेक्स एंड तीसरा आपका होता है फुल डुप्लेक्स। तो ये क्या हैं, इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स क्या होता है भाई? एक ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मोड, एक ऐसा तरीका जहाँ पे जब डेटा जो आपका है एक वे में फ्लो करता है। डेटा का फ्लो क्या होता है? 1 वे होता है। तो ओनली द सेंडर कैन सेंड डेटा। जो सेंडर होता है सिर्फ और सिर्फ वही डेटा को सेंड कर सकता है, केवल प्रेषक डेटा भेज सकता है। नो रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिसीवर। रिसीवर की तरफ से कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है ना? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस समय पे स्क्रीन पे लिख करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने स्क्रीन पे कोई चीज़ लिखें वो हम तक पहुंच पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया आपका? सिंप्लेक्स हो गया, जहाँ पे हमारा डेटा सिर्फ 1 वे ट्रैवल कर पा रहा है। तो प्राप्तकर्ता कोई डेटा वापस भेज नहीं सकता या फिर नहीं भेज सकता। एग्जाम्पल टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, मैंने आपको बता ही दिया, टीवी में जो प्रसारण आते हैं, आप जो टीवी में देख रहे होते हैं, जैसे आप अभी इस समय पे फ़ोन पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आप सिर्फ देख पा रहे हैं, ना कि वापस से आप अपने तरफ से कोई डेटा भेज पा रहे हैं कि लिख करके आप वहाँ से लिखें और मुझे यहाँ पे दिखाई पड़े, ठीक है? या फिर दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एफएम रेडियो का आपने देखा होगा कि एफएम रेडियो स्टेशन से आप तक फ्रीक्वेंसी आती है, आप सिर्फ रिसीव करते हो, आप वापस से सेंड नहीं कर सकते हैं। या फिर जैसे हम माउस से क्लिक करते हैं कंप्यूटर को डेटा देने के लिए, ये सब क्या 1 वे में डेटा का फ्लो बताता है। फिर दूसरा आपका है हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है? बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड डेटा। जो सेंडर है और जो रिसीवर है, ये दोनों डेटा को भेज सकते हैं, लेकिन एक समय पे कोई एक ही होता है भाई, बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे चीज़ पॉसिबल नहीं होती, दोनों भेज तो सकते हैं बट 1 बाय 1 करके, है ना? प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों डेटा भेज सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी एंड हब। हब आपका एक सेंट्रल डिवाइस होता है, वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है भाई।
जैसे कि मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जब आप कभी सोल्जर्स वाली मूवी देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, और उस समय पे एक बोल रहा होता है दूसरा सुन रहा होता है, तब तक जब तक पहले बोलने वाला व्यक्ति ओवर एंड आउट नहीं बोल देता है। वो सिग्नल होते हैं कि भैया अब हम बोल चुके हैं, अब बारी आपकी, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नोट में अगर देख सकते हैं तो आप हब क्या है भाई, हब वर्क्स ऑन अ फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अब ये OSI मॉडल क्या है ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप इतना जान लीजिए OSI का काम क्या होता है। ये सिंपल ये बताता है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं एक नेटवर्क पे वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, फिर ये हमारे डिवाइसेस के बीच में डेटा किस तरह से ट्रैवल करता है, इस पूरी चीज़ को डिफाइन करता है आपका OSI मॉडल। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है भाई आपका फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा भेज सकते हैं एक साथ एक ही समय पे। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय में डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम फुल डुप्लेक्स। इसका एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स पे आपकी कम्युनिकेशन स्विच, ये भी आपका एक सेंट्रल होता है जो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है OSI मॉडल के में। ठीक है, OSI मॉडल में। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई ट्रांसमिशन मोड सबको क्लियर हो गया होगा, तीनों हमने आपको समझा दी। अब आपके मैं कमेंट देख ले रहा हूँ भाई। तो हैकर के 3 प्रकार होते हैं सर, राजनाथ जी ने बताया। तो भाई देखो, ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया, 3 टाइप्स के होते हैं, नाम हमने पूछा था। फिर इसके बाद नाम सबसे पहले बताया शलोनी आर्या ने कि ब्लैक हैट हैकर होते हैं सर। ठीक, और वाइट हैट हैकर होते हैं। एक और है, कंफर्म नहीं है। ठीक है भाई, राजनाथ ने बताया कि 1 ब्लैक हैट, 2 वाइट हैट एंड 3 गियर हैट नहीं होता है, और ये हैट होता है, हेट नहीं होता है। हे भगवान, स्पेलिंग की तो सत्यानाश कर दिया आपने, है ना। हेट मतलब होता है नफ़रत, काले नफ़रत, सफ़ेद नफ़रत, और गियर नफ़रत। हैट होता है हैट, टोपी, हैट मीन्स टोपी वाला हैट। हाँ जी, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ भाई, 3 तरह के आपके हैकर्स होते हैं। एक होता है आपका ब्लैक हैट हैकर, दूसरा आपका होता है वाइट हैट हैकर, तीसरा होता है आपका ग्रे हैट हैकर, है ना। और ये तीनों का अलग अलग काम होता है। एक आपका होता है ब्लैक हैट हैकर, एक आपका होता है वाइट हैट हैकर्स, तो मैं चलो यहाँ पे WH लिख देता हूँ, वाइट हैट हैकर। तीसरा आपका होता है कौन सा, ग्रे हैट हैकर्स। देखो, जो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये सारे के सारे इलीगल काम को करते हैं, तो इलीगल काम करने वाले हैकर्स को बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, तो ये ब्लैक हैट हैकर्स का काम होता है। और जो आपके वाइट हैट हैकर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, सारे के सारे लीगल काम करते हैं। और जो आपके ग्रे हैट हैकर्स होते हैं लीगल प्लस इलीगल दोनों तरह के काम करते हैं, इन्हें बोला जाता है ग्रे हैट हैकर्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वाले हैकर बनना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार के आप हैकर बने, पढ़ाई तो आपको करनी होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई नेटवर्क के टाइप्स की, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेसिस पे नेटवर्क के टाइप्स। क्योंकि आपने टाइटल में देख रखा था आपको लैन, मैन, वैन के बारे में पढ़ना है इस क्लास में साथ के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेटवर्क के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं भाई फटाफट। जी, तो पहुंच रहे हैं हम नेटवर्क के टाइप्स पे। चलो भाई, तो ढूंढते हैं पहले नेटवर्क का टाइप्स आपका किधर है। तो बहुत कुछ है भाई इस क्लास में पढ़ने के लिए, तो आप लोग पूरी क्लास को मिस मत कीजिएगा कभी, है ना। डेली अगर आप लोग बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमें मिल चुका है, नेटवर्क्स के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर नेटवर्क के हम टाइप्स की बात कर लेते हैं तो मुख्यतः ये आपके भाई 3 तरह के हैं, लैन, मैन और वैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन होता है आपका एक लोकल एरिया का नेटवर्क, एक छत के अंदर का नेटवर्क, एक घर के अंदर का नेटवर्क, ये आपका लैन नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। डिफिनेशन की बात करें तो छोटे क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, ऑफिस में जो डिवाइसेस को जोड़ता है उसे बोलते हैं हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कनेक्ट्स डिवाइसेस इन स्मॉल एरिया लाइक होम, स्कूल और ऑफिस, इसी को बोला जाता है आपका
लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छत के अंदर के, एक घर के अंदर के, एक कमरे के अंदर का नेटवर्क होता है। अब भाई इस नेटवर्क के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फास्ट डेटा ट्रांसफ़र। अब देखो भाई, जब घरों के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक ऑफिस के अंदर डेटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय पे हमें लैन नेटवर्क क्रिएट करना होता है, हम बाकी सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक, फिर आपका लो कॉस्ट, इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कम लागत लगता है, कम पैसा लगता है। रीज़न क्योंकि जब भाई छोटे स्तर पे हमें कोई काम करना होता है तो वहाँ पे कम से कम खर्च तो आएगा ही आएगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू बड़े लेवल पे काम करने के लिए। तो बड़े नेटवर्क के कंपैरिजन में छोटे एरिया का नेटवर्क है तो इस पर कम से कम खर्च आएगा। ईजी मेंटेनेंस, आसान रख रखाव। इसका मतलब ये है कि अगर छोटे एरिया का नेटवर्क है, छोटे लेवल का नेटवर्क है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं आसानी से, कि रेंज कम है, एरिया कम है, नेटवर्क छोटा है। हाई सिक्योरिटी, उच्च सुरक्षा। अब यहाँ पे हाईली सिक्योर इसलिए होता है कि भाई घर के बाहर तो आप नेटवर्क क्रिएट कर नहीं रहे हो, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड आपके घर के अंदर ही कनेक्टेड है। जब छोटे एरिया का नेटवर्क है तो यहाँ पे हैकर्स जल्दी से डेटा को हैक भी नहीं कर सकते हैं, चीज़ें सुरक्षित हैं। रिसोर्स शेयरिंग, आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, संसाधन साझा करना। अब इससे सोचो कि आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में लैपटॉप तो 4-5 हैं लेकिन प्रिंटर आपके पास एक ही है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसी एक प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका एक हार्डवेयर रिसोर्स हो गया, हार्डवेयर रिसोर्स को आप शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिसोर्स, जैसे आप कोई फाइल है, कोई भी डेटा है, आप उन सब कुछ शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये थे भाई इसके एडवांटेज के बारे में। अब अगर हम बात करें तो इसके डिसएडवांटेज कि क्या नुकसान हैं, भाई क्या कुछ नुकसान नहीं होते हैं? होते हैं, ज़रूर होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई होती हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट है लिमिटेड रेंज, सीमित क्षेत्र होता है भाई यहाँ पे, तो एक लिमिटेड रेंज का ही नेटवर्क होता है। ये आपका पहला डिसएडवांटेज है कि आप अगर घर के बाहर किसी दूसरे घर में या फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्कूल का अलग नेटवर्क है, उनके स्कूल का अलग नेटवर्क है। जब आप और उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? मान लो कि ये आपका स्कूल हो गया, ए मान लो आपके स्कूल है, बी मान लीजिए कोई दूसरा स्कूल है, एक ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क, एक ये लोकल एरिया नेटवर्क। जब इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, जब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र करेगा भैया? ये तो ये आपस में डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, और जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन हार्डवेयर, ये किस पे डिपेंड करते हैं? हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करते हैं। हार्डवेयर अगर ख़राब हुआ तो आपका पूरा नेटवर्क ख़त्म। नेटवर्क कंजेशन, अब देखो नेटवर्क कंजेशन क्या है? नेटवर्क धीमा हो सकता है तब जब आप वहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप ढेर सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो नेटवर्क आपका धीमा हो जाएगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ये होता है। फिजिकल डैमेज रिस्क, ये तो आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, भाई फिजिकल डैमेज रिस्क यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। केबल्स ख़राब हो गई, चूहे ने केबल कुतर दिया तो क्या होगा? नुकसान होगा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, यहाँ पे स्केलेबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। विस्तार में कठिनाई, आप इसको विस्तार जो है आसानी से नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको केबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था आपका लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, है ना। ये क्या करता है? कई लैन को जोड़कर पूरे शहर को कवर करता है। कई सारे लैन को जब जोड़ देते हैं हम और एक पूरे शहर के बीच में नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं तो इसे बोलते हैं मैन नेटवर्क। तो कवर्स अ लार्जर एरिया लाइक अ सिटी बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस, मल्टीपल लैंस को ये कनेक्ट करता हुआ एक बड़े शहर का या फिर एक बड़े शहर को आपस में जोड़ रहा होता है। ठीक है, इसके फ़ायदे की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट है सिटी वाइड कवरेज, मतलब ये है कि शहर स्तर पर हमें कवरेज क्रिएट करना है, कनेक्शंस क्रिएट करने हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहाँ पे मैन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया था इस विद्यालय से अगर इस बी विद्यालय में डेटा भेजना है तो इनके बीच में हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, वो कनेक्शन क्रिएट होगा तो कहलाएगा मैन। ठीक है, ये आपका मैन ही कहलाएगा क्योंकि इसका अपना खुद का लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और इसका अपना खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक, तो ये दो लैन आपस में कनेक्ट होंगे तो ये आपका मैन कहलाएगा, मैन नेटवर्क बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा।
अगला पॉइंट है फास्ट कम्युनिकेशन। आप देखो, इस वाले ऑफिस से और इस वाले ऑफिस से या फिर इस स्कूल से इस स्कूल में डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत तेज़ी से आप कर सकते हो। तो तेज़ संचार इस नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो पाया। कॉस्ट इफ़िशियंसी, कम लागत में साझा उपयोग। आप देखो भाई, पैसे की बचत हो सकती है, कम से कम लागत लगेगा। अब मान लो इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो ये रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं आपस में, वही चीज़ें। सेंट्रलाइज रिसोर्सेज, केंद्रीकृत संसाधन। अब यहाँ पे देखिए, एक सिंगल रिसोर्स है, एक स्टोरेज सिस्टम है, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, ये एक सर्वर है। ये भी अपना डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ये बी भी अपना डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहा है। इनको ज़रूरत पड़ रही तो ये यहाँ से एक्सेस कर ले रहे हैं, बी को ज़रूरत पड़ रही तो ये यहाँ से एक्सेस कर ले रहे हैं। तो ये हुआ ना एक सेंट्रलाइज रिसोर्स जिसका इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ईजी या फिर ईजिली एक्सपैंडेबल, आसानी से विस्तार योग्य। अब देखो, अगर यहाँ पे एक तीसरा नेटवर्क भी क्रिएट करना है, एक तीसरा स्कूल भी कनेक्ट करना है सी नाम से, तो बस इसका भी एक अपना लोकल एरिया नेटवर्क होगा और इसको हम कनेक्ट कर देंगे मेन नेटवर्क से, तो हो गया। चलो भाई, यहाँ से इसमें कनेक्शन कर दिया गया, इसमें से इसमें कनेक्शन कर दिया गया। अब ये तीनों आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। ये भी सेंट्रलाइज रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, डेटा स्टोर करना हो तो वहाँ से, एक्सेस करना हो तो भी वहाँ से। समझ में आया? तो एक नए नेटवर्क को यहाँ पे ऐड करना या फिर नए डिवाइस को यहाँ पे ऐड करना आसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भाई इसके फ़ायदे समझ में आ गए होंगे। अब अगर नुकसान की हम बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सेटअप। अब इस सेटअप को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, एक्सपर्टाइजेस नहीं है, तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो इस सेंस में कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका सेटअप, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हायर सेटअप कॉस्ट, भाई इसके सेटअप में आपका खर्च ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ये आप समझ सकते हैं, छोटे एरिया का नेटवर्क नहीं, एक बड़े एरिया का नेटवर्क होता है। तो एक्स्ट्रा केबल्स, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, ये सब पे कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा जोखिम। आप सोचो भाई, तीन संस्थान आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं। अगर किसी एक संस्थान ने डेटा को लीक कर दिया तो सिक्योरिटी कहाँ रहेगी? तो यहाँ पे सिक्योरिटी की भी चिंता सताती है। ए बी सी आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। ये यहाँ पे डेटा भेज रहा है, ये यहाँ पे भेज रहा है, ये यहाँ पे भेज रहा है। अब डेटा का लीकेज तो कहीं से भी हो सकता है ना, क्योंकि नेटवर्क इन्वायरमेंट है। तो किसी एक के पास भी अगर डेटा लीक हुआ तो भैया पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। जैसे जैसे आप बड़े नेटवर्क की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ेगा, सुरक्षा जोखिम कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। फिर अगला पॉइंट आपका है डिपेंड्स ऑन सर्विस प्रोवाइडर। हमें सेवा प्रदाता पर निर्भर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई अब ये बड़े नेटवर्क को जो आपस में सभी कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम किसी एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। तो एसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर। तो इन पे हमें डिपेंड करना होना पड़ता है, इनके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। क्योंकि भाई हम अगर नेटवर्क को मैनेज करेंगे तो अपने काम कैसे करेंगे? इसलिए नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक अलग से सर्विस प्रोवाइडर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं तो इस पर हमारा कंट्रोल कम से कम होता है, तो कम नियंत्रण होता है हमारा अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सब कौन देखता है? सर्विस प्रोवाइडर्स देखते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला टाइप है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े एरिया का नेटवर्क, जहाँ पे कई सारे लैंड्स और कई सारे मैन्स आपस में कनेक्ट होते हैं अक्रॉस कंट्री और कंटिनेंट्स। तो ये आपका एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसी को बोला जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अपने घर से बैठे बैठे किसी दूसरे भी राज्य में या किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरी कंट्री में किसी से भी बातें कर सकते हैं। ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? इस वैन नेटवर्क की वजह से हो पाता है, ठीक है ना। आप यहाँ बैठ करके अमेरिका वालों से बातें कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि भैया आपके और उस अमेरिका वालों के बीच में एक कनेक्शन हो पा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वैन कनेक्शन, ठीक। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपका नेटवर्क काम कर रहा है। तो इसके फ़ायदे की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबल कनेक्टिविटी। आप एक दूसरे से वैश्विक लेवल पे कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके लेवल विस्तार योग्य है, इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी ऑप्शंस, कनेक्टिविटी के यहाँ पे आपको तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। वायर्ड तरीका हो गया या वायरलेस तरीका हो गए,
तो लचीले कनेक्शन विकल्प अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, लचीला होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मुड़ सकता है कैसे भी, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसको भी मैनेज करने के लिए भाई एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है। केंद्रीय प्रबंधन, रिसोर्स शेयरिंग वर्ल्ड वाइड, अब आप रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर ही नहीं, अपने एक ही स्कूल के अंदर नहीं, शहर के अंदर भी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा अगर आपको यहाँ से यहाँ बैठ करके, आप भारत में बैठ करके अमेरिका वालों को भेजना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से भेज सकते हैं इस वैन नेटवर्क की वजह से, ठीक है ना। संसाधनों की वैश्विक साझेदारी। फिर अगला पॉइंट आपका है डिसएडवांटेज, इनकी भी तो कुछ ना कुछ तो हानियाँ होंगी, कुछ ना कुछ तो कमियाँ होंगी। एक्सपेंसिव सेटअप, महंगा सेटअप, इसका सेटअप बहुत महंगा होता है। रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टाइजेस, तकनीकी जानकारी ज़रूरी है कि भाई अगर आपके अंदर तकनीकी जानकारी नहीं है तो आप इसके सेटअप नहीं कर सकते हैं। मोर सिक्योरिटी रिस्क, अधिक सुरक्षा खतरे, भाई मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे सुरक्षा की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हैकर्स डायरेक्टली आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाउन टाइम इशू, नेटवर्क में कई सारी बाधाएं आ सकती हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, परफॉर्मेंस कम हो सकता है ना। वेरिएबल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अस्थिर हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पे होते हैं तो आपका 5G नेटवर्क बहुत स्पीड में चल रहा होता है, कहीं पे आप जाते हैं तो 5G नेटवर्क चलता ही नहीं है। कभी आप देखते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कभी देखते हैं एकदम कम हो जाता है। तो परफॉर्मेंस में वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है, मतलब अस्थिरता देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही था भाई आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया की बेसिस पे हमने ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ लिए हैं। अब देखिए और भी कुछ टाइप्स होते हैं जो आपने कभी ना कभी सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा पैन नेटवर्क। क्या सुना होगा? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप अपने पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आपने सुना होगा बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क, जहाँ पे जैसे कि आपका एक स्मार्ट वॉच हो गया या फिटनेस ट्रैकर वॉच हो गई जो कि आपकी बॉडी से कनेक्शन क्रिएट कर रही होती है ना। एक आपने सुना होगा यहाँ पे कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे एक स्कूल के कई सारे कैंपस हों तो उस कैंपस को आपस में जोड़ने के लिए, या कॉलेज है, कॉलेज के कई सारे कैंपस है तो उन कैंपस को आपस में जोड़ने के लिए जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये तरह तरह के नेटवर्क्स और भी होते हैं। गैन भी होता है एक आपका ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो पूरे ग्लोब को आपस में जोड़े रखता है, सॉरी गैन। एक होता है आपका नैन, नयन सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, नैन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे लिख नहीं रहे हो, सिर्फ नैन सुख कर रहे हो, बैठ करके देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना। नैन मतलब होता है नेबरहुड एरिया नेटवर्क। तो ये थी भाई आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात किया गया हमने यहाँ पे। तो इनके सबके आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए और एक एक एग्जांपल भी पता होना चाहिए। बाकी मेनली हम तीन ही पढ़ते हैं, लैन, मैन और वैन। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे के सारे टाइप्स आपके घूमते हैं। तो चलिए, तो क्लासेस समझ में आई, कैसा लगा? सब कुछ क्लियर है? जितने लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, जिसके बाद हम फिर क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। फटाफट मैं अभी सभी के कमेंट देख रहा हूँ तो देखता हूँ भाई कौन कौन लास्ट तक बना हुआ था। एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, अपने अपनी हाजिरी लगा दीजिए थम्स अप करके। जल्दी से स्पीड में, 2 की स्पीड में आ जाओ भाई फटाफट। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब क्लास एंड हो जाएगी, लाइव ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस कमेंट को मैं और यहाँ पे हमारे पूरे टीम, बाकी लोग भी देखेंगे, तो उसका आपको रिस्पांस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा। तो उम्मीद करता हूँ भैया सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई समस्या नहीं है किसी को। तो जो भी समस्या है क्लास एंड होने के बाद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सभी को गुड नाइट। और आप लोग जो हैं बाकी रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ऐसे हंसते मुस्कुराते, खेलते कूदते, खाते पीते, सोते हुए और घर वालों के ताने सुनते हुए भी रहिए, है ना, कि ताने सुनना ज़रूरी है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाओ भैया सबको ही सो जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको, वेलकम भैया, वेलकम वेलकम वेलकम।
ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग को मज़ा आ रहा है। तो जैसे क्लास ख़त्म कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में एंड हो जाएगा लाइव, तो इसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलो बाय बाय।